हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बीपीएससी से रिलेटेड 67th का क्यूज लेकर उपस्थित हूँ। चलिए, लॉकडाउन लगा हुआ है, घर में बैठ के पढ़ाई कीजिए। कोरोना का रफ्तार बढ़ रहा है। और देखिए दोस्तों, हमारे मोदी जी देश के सबसे लंपट प्रधानमंत्री, मैं खुलकर बोलता हूँ, ऐसा बेकार प्रधानमंत्री अभी देश में 60-70 सालों में कोई नहीं आया है। एक नया डायलॉग इनका आया है, ओ दीदी ओ दीदी। एक प्रधानमंत्री को इस तरह से महिलाओं का अपमान करना शोभा नहीं देता है। अपने राजनीतिक की दाल गलाने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं ये, फिर भी लोग इन्हें, कुछ अंधभक्त लोग सर पे चढ़ाए हुए हैं। मैं रिजेक्ट करता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री को। मैं भी इस देश का एक नागरिक हूँ और पूरी संप्रभुता जनता के पास है, लेकिन जनता अपनी संप्रभुता को कभी समझी ही नहीं है। चलिए, समझेगी धीरे धीरे। तब तक पढ़ लेते हैं, कुछ पढ़िए। आइए पढ़ते हैं। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन जो भी है लगभग प्रीवियस है और ज़्यादातर प्रीवियस आते रहते हैं और क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का रहता है। मैं अभी फ़िलहाल शुरू किया हूँ, लिख तो दिया मैंने बीपीएससी फ्री कोचिंग, बट जब तक आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिर भी सपोर्ट मिले या ना मिले, मैं अपना बेहतर वीडियो लाते रहूँगा। और जब अच्छे स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहुँचेंगे तो ज़रूर देखेंगे। बस अच्छे स्टूडेंट पहुँचने की ज़रूरत है। तो चलिए, हम अपना पढ़ाई जारी रखते हैं। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान हैं उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या है? ये है जो ना उत्तरी ध्रुव जो है निकट पड़ता है केंद्र से पृथ्वी के। थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन भी है, इसको देख लेते हैं। ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी, जिसके कारण ध्रुवों की पृथ्वी के केंद्र से दूरी न्यूनतम है, जबकि भूमध्य रेखा पर उभार होने से वह पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूर है। तो ध्रुवों से निकट है, लेकिन उसमें भी उत्तरी ध्रुव का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है, साइनाइट होता है, ग्रेनाइट होता है, बलुआ पत्थर होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये जो टेरा रोसा प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जहाँ चूना पत्थर पाया जाता है। ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर। चलिए इसका, हाँ, टेरा रोसा प्रारूपिक विकास चूना पत्थरों वाले भूभागों में होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? बस 15 क्वेश्चन में तैयार करता हूँ दोस्तों, और रोज़ 15-15 क्वेश्चन ही जो है थोड़ा एक्सेप्शन टाइप का लगता है कि याद रहेगा, फिर भी एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है। उस प्रकार के क्वेश्चन को मैं यहाँ सेट करके बना के लाता हूँ। ठीक है, और जो भी वीडियो है लगभग शाम को ही हम अपलोड करते हैं। कह रहा है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो इसका आंसर जो है मेनली किसी भी राज्य के कानून का अवैध घोषित कर सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन से रिलेटेड है। चलिए आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत उच्चतम न्यायालय को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है। इन दोनों द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को शून्य घोषित कर सकता है यदि उनके निर्माण में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। यह व्यवस्था अमेरिकी संविधान से ली गई है। तो ये जरूर याद रखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन लिया गया है अमेरिकी संविधान से। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। भारतीय संविधान में इसे अनुच्छेद 13 से जोड़कर देखा जा सकता है। तो अनुच्छेद ये 13 में पड़ता है, न्यायिक पुनर्विलोकन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा,
प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा, लोकसभा में बहुमत दलों के सदस्यों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो लोकसभा का स्पीकर का जो निर्वाचन होता है ना, वो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 93 में यह व्यवस्था दी गई है कि लोकसभा अपने गठन के पश्चात अपने सदस्यों में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। तो ये आपका अनुच्छेद 93 में है। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर, 1/10,000 मिलीमीटर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 1/1000 मिलीमीटर। चलिए आइए देखते हैं 6ठा। इसका व्याख्या वही है, 1 माइक्रोन बराबर 1/6 मीटर में रहेगा, मिलीमीटर में रहेगा तो 3 रहेगा। आइए अतिचालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर आपका जो है ना वो होगा शून्य पारगम्यता, ऑप्शन सी। तो देखिए अति चालकता किसी पदार्थ के विद्युत रोधी से संबंधित है। इसकी खोज 1911 में हिक कमरलिंग ने ओन्स ने की थी। साधारणतः चालक धातुओं का प्रतिरोध ताप कम करने पर घटता है तथा निम्न ताप पर आकर रुक जाता है। आइए व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा सत्य है? जल में अधिक विलेय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, क्षारक होता है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो जल में अधिक विलेय होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 का ऑप्शन ए। आइए देखते हैं व्यंजक चूर्ण क्लोरीन शुष्क बुझे हुए चूने से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनती है। यह एक हल्के पीले रंग का चूर्ण है जिससे क्लोरीन की गंध आती है। इसका प्रयोग क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, पेयजल को शुद्ध करने में, जीवाणुनाशक के रूप में, रंगीन कपड़ों का रंग उड़ाने में, चीनी को सफ़ेद करने आदि में किया जाता है। तो कुछ ये उपयोग है, आप उसको देख लीजिएगा। इस तरह से ही क्वेश्चन इसी में से आगे पीछे घुमा के पॉइंट बना के रहता है। क्वेश्चन लगभग जो है 30 सालों से वैसा कोई चेंजेस नहीं आया है। हाँ चेंजेस आया है तो कि एक ऑप्शन जोड़ के कन्फ्यूजन दिया गया है बस, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न 30-35 सालों से सेम ही रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, रघुलभद्र, मखली घोषाल। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो थे मखली घोषाल थे, ठीक है ना। आइए देखते हैं अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र घोषाल थे। मौर्य सम्राट बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार एक उत्तराधिकारी अशोक महान ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। कर्ण गुफा, चौपर गुफा, सुदामा गुफा और विश्व झोपड़ी गुफा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी तांबा, बी सोना चांदी तांबा, सी चांदी जस्ता तांबा, डी सोना जस्ता तांबा। तो ऑप्शन ए होगा चांदी और तांबा। इसका भी डिस्क्रिप्शन देख लीजिए कि सल्तनत काल के टक्का एवं ससगानी जो है वो चांदी के बने हुए थे, ठीक है। टक्का एवं ससगानी चांदी के बने होते थे, जबकि जीतल जो है ताम मुद्रा का था। टक्के एवं जीतल में 1:48 का अनुपात था। आइए 12मासा की रचना किसने की? 12मासा की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने, इसामी ने, मलिक मोहम्मद जैसी ने, रस खान ने। तो 12मासा की शायद मलिक मोहम्मद जैसी होना चाहिए। चलिए हमको फिलहाल ध्यान नहीं है, देखते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है मलिक मोहम्मद जैसी ही हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत में रानी पद्मावती के विरह वियोग का वर्णन 12मासा के रूप में किया है। तो ये आंसर होगा मलिक मोहम्मद जैसी। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्चन, लॉर्ड मिंटो। तो 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन ए होगा। आइए देखते हैं इसका भी डिस्क्रिप्शन। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने 1882
ईस्वी में लिटन की जगह वह सराय बनते ही रद्द कर दिया। तो 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसको निरस्त किसने किया? तो लिटन ने किया। तो यहाँ से अगला आप ऑब्जेक्टिव ये भी याद रखिए, 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो रिपन के द्वारा लागू किया गया था, लिटन के द्वारा रद्द कर दिया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? रामनाथपुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल, ठीक है, ला हरदयाल लिखा गया है, तारकनाथ दास। तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार को लिखा था शुरू किया था तारकनाथ दास। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तारकनाथ दास ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान शुरू किया, जिसकी भाषा उत्तेजक राष्ट्र भावना से ओतप्रोत थी। आइए 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। मुजफ्फरपुर एवं छपरा, मधुबनी एवं बेगूसराय, दरभंगा एवं चंपारण, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 1866-67 में नील खेतिहरों के लिए जो विद्रोह हुआ था, चंपारण तो याद है नील के लिए, एक और याद रख लीजिए मुजफ्फरपुर। ऑप्शन डी होना चाहिए आंसर। आइए देखते हैं, 1866-68 के नील खेतिहरों के विद्रोह का क्षेत्र चंपारण एवं मुजफ्फरपुर जिला था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? चिश्ती, सोहरावर्दी, फिरदौसी, कुंवरबी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो ये आंसर फिरदौसी से होना चाहिए, हाँ फिरदौसी ही है। आइए, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी सूफी के फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित थे। एक और क्वेश्चन है, मध्यकाल के बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। व्यापार, ये लगता है लगभग 39वीं या फिर 40वीं में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में, धार्मिक केंद्र के रूप में। तो ये थोड़ा सा और ऑप्शन देखना होगा ना, तो ये आपका ना डी है, 2 और 4, ठीक है, ये 2 और 4 है। तो 2 और 4 में क्या है उसको देख लिया जाए, विद्या केंद्र के रूप में और चौथा धार्मिक केंद्र के रूप में, ठीक है ना। आइए इसका थोड़ा डिस्कस, हाँ 15वां क्वेश्चन लास्ट है तो इसको आराम से देखते हैं। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर धार्मिक केंद्र तथा विद्या के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पाल वंशीय राजा धर्मपाल द्वारा शिक्षा का केंद्र स्थापित किया गया था, जो उदंतपुरी महाविहार कहलाया। यहाँ के विभिन्न स्मारकों में मलिक, ठीक है ना, मालिक नहीं, इब्राहिम का मकबरा और प्रसिद्ध सूफी संत सरफुद्दीन मनेरी की दरगाह। तो सरफुद्दीन मनेरी की दरगाह भी बिहार शरीफ में पड़ता है। कुछ बौद्ध विहारों के अवशेष भी पाए जाते हैं। तो ये रहा आज का मिसलेनियस क्यूज का सेट दूसरा, एक सेट और हो चुका है। तो लगभग दोस्तों ये अक्टूबर या दिसंबर तक में होता है। तो इस तरह से धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन का मैं डिस्कस कर दूंगा, प्रत्येक दिन 15 क्वेश्चन के हिसाब से तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और जो नए हमारे चैनल पे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।